नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर हो राजनीतिक। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, अभी 26 जनवरी आने वाली है और 26 जनवरी को जो झांकियां निकलती हैं उनमें क्या खास होने वाला है? जी बिल्कुल वंदना जी, बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। इसके ऊपर परेड भी होती है। राजपथ पर सजे हुए सैनिक हमारे परेड करते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं। इस बार खास आकर्षण का केंद्र रहेंगी दो झांकियां, एक पंजाब की और एक हरियाणा की। पंजाब की जो झांकी है उसमें लाला लाजपत राय, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद को ताज़ा किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था कि साइमन कमीशन गो बैक, तो उसी यादगार पलों को इस झांकी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, लोगों के सामने लाया जाएगा। पंजाब की झांकी श्रृंगार बनेगी इस बार दिल्ली वाली परेड का। और साथ ही हरियाणा के युवा हैं, वो हरियाणा के युवा खेल कूद में काफ़ी आगे हैं। जितने भी अब तक पहलवानी में पदक आए हैं वो पहलवानी में उनके ही आए हैं जो हरियाणा से संबंधित रेसलर हैं। तो इस बार हरियाणा के खिलाड़ियों के दमखम को दिखाती झांकी हरियाणा की ओर से दिखाई जाएगी 26 जनवरी को राजपथ पर, जो शोभा बढ़ाएगी 26 जनवरी की परेड की, जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से खेलों में हरियाणा का योगदान है, किस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मौसम भी बहुत खराब चल रहा है, तो क्या ऐसे में मौसम विभाग की क्या चेतावनी है? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए वंदना जी, मौसम काफ़ी ख़राब है। पूरे पंजाब की बात की जाए तो रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई ज़िलों में तो पूरा लगातार घमासान बारिश है और इसी के चलते दिल्ली में भी बरसात है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बरसात पड़ रही है। बात की जाए पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर बर्फबारी लगातार जारी है। इसी के चलते बता दें कि वैष्णो देवी माता, जहां लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में वहां जाकर नतमस्तक होते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वहां पर पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछ चुकी है। इसी के चलते जो नया रास्ता बनाया गया था उस रास्ते को बंद कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने की बात कही गई है कि एहतियात बरते ताकि कोई भी घटना ना हो सके। बता दें कि इस साल के शुरू में ही वैष्णो देवी माता मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसके चलते कई श्रद्धालु घायल हुए थे और कईयों की मृत्यु हुई थी। इसलिए अब वहां का प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। मौसम बर्फबारी का होता है तो बर्फबारी में फिसलने का डर रहता है, इसलिए वहां पर बर्फबारी हो रही है। अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल के शिमला में, कुल्लू में, चंबा में, लाहौल स्पीति में पूरी तरह से बर्फ ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और साथ ही जितने हमारे मैदानी इलाके होते हैं उनमें लगातार बारिश जारी है, जिससे बिल्कुल जो पारा है वो नीचे आ चुका है। जितना तापमान है पूरी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। और बता दें कि पंजाब में इसका थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो पूरा कोहरा पड़ा, धुंध पड़ी, उसके चलते किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। खास तौर पर अब जो मौसम है, सीजन है, वो है गेहूं और मटर की फसल का। जिस तरह से बरसात हुई है या उसके अलावा धुंध और कोहरा पड़ रहा है, उससे फसल पीली पड़नी शुरू हो गई है। किसानों से बात करें तो किसानों का कहना है कि जिस तरह से ज़मीन में नमी है, अगर धूप लगेगी तो ज़मीन की नमी खत्म होगी, लेकिन अब नमी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा। पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में तो गिरावट है, लेकिन चुनावों का जो बाजार है वो बहुत गर्म है। चुनाव आयोग जो है वो कई पाबंदियां लगा रहा है, हालातों की समीक्षा कर रहा है। तो वो हालात कैसे हैं और उनकी समीक्षा कैसे कर रहा है चुनाव आयोग, या क्या पाबंदियां लगाई हैं चुनाव आयोग ने, वो बताएं। बिल्कुल वंदना जी, चुनाव की बात की जाए तो चुनाव के चलते माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि
हम हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव आगे भी बढ़ा सकते हैं, उनको स्थगित किया जा सकता है। काफ़ी जो दल थे राजनीतिक, उनका कहना था कि महामारी के चलते चुनाव को आगे किया जाए, लेकिन जो कुछ और सियासी दल थे उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समय सीमा पूरी हो चुकी है राज्य सरकारों की, इसलिए चुनाव ज़रूरी है। तो जब समीक्षा हुई तो पहले काफ़ी फैसले लिए गए थे, जैसे डोर टू डोर प्रचार करते हैं हमारे उम्मीदवार जाते हैं और प्रचार करते हैं, तो उनकी सीमा रखी गई थी कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए। अब चुनाव आयोग की ओर से दोबारा समीक्षा की गई है हालातों के मद्देनजर अब थोड़ी सी ढील दी गई है। जैसे 5 व्यक्ति जा सकते थे चुनाव प्रचार के लिए, तो अब 10 की संख्या कर दी गई है। और साथ ही कहा गया है कि जिन राज्यों में पहले चरण होने हैं, उनके लिए थोड़ी सी पाबंदियों में और भी ढील दी गई है कि 500 व्यक्तियों तक वो जलसा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। और साथ ही 31 जनवरी तक सारी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, जो कम होने की उम्मीद थी। और जिन राज्यों में पहले चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में चरणों में चुनाव होता है, तो वहां पर 500 लोगों को जलसा करने की अनुमति दी गई है। 1 फरवरी से वो लोग 500 की संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं और अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और साथ ही वंदना जी, बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में लगातार लोग पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक और तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि पाबंदियां लगा रहे हैं हम, किसी तरह का कोई भी बड़ा जलसा नहीं होगा, कोई भी रैली नहीं होगी। लेकिन चुनाव आयोग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है, तो उम्मीदवार खुशी के मारे इतना बड़ा इकट्ठ कर लेते हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। चुनावी जो रैलियां हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन चुनाव आयोग को इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जिस तरह से लोग उम्मीदवार जब ऐलान हो जाता है कि हमारा प्रत्याशी है, तो उसके लिए जो लोग भीड़ नुमा जमा हो जाते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंजाब में सियासत गर्माती नजर आ रही है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दांव खेला है। वो दांव क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 4.5 साल तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठे रहे। इल्ज़ाम लगे कि काम नहीं किया, इसके चलते काफ़ी जो सियासी घमासान देखने को मिला। उसके बाद एक फैसला आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पंजाब के मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया था पद से, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी का निर्माण किया, पंजाब लोक कांग्रेस। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ मिलकर गठजोड़ करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी के चलते उनको 38 सीटें दी गई हैं कि पंजाब में 38 जगह पर वो अपने प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं। इसी के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से आज 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें खुद वो पटियाला शहरी से हैं और साथ ही पटियाला के मेयर रह चुके हैं संजीव शर्मा बिट्टू। उनको रूरल एरिया से पटियाला से ही टिकट दी गई है। और खास इसमें यह है कि मालेरकोटला मुस्लिम समुदाय का है, काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते हैं। वहाँ के डीजीपी थे पंजाब पुलिस के साबका पूर्व डीजीपी इजहार आलम, उनकी धर्मपत्नी फरजाना आलम को टिकट दी गई है। बड़ी खबर है ये, दर्शक हमारे जान ले कि फरजाना आलम इजहार आलम की पत्नी है, जो पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे हैं। और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा उन्होंने अपने सहित 22 उम्मीदवार और भी मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद काफ़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इससे पहले वंदना जी, जितने भी दल हैं वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। भाजपा के साथ गठजोड़ किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और आने वाला समय बताएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, उनको लोगों का कितना साथ मिलता है, किस तरह से वो जीत प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में मिशन क्लीन चलाया जा रहा है, तो ये मिशन क्लीन क्या है धर्मेंद्र जी? देखिए, मिशन क्लीन का मतलब है कि जिस तरह से आजकल गलत आंसर हैं, जो शरारती आंसर हैं, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
लूटपाट की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चोरी चकारी बढ़ गई है, लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले हैं, स्मगलिंग है, ड्रग्स है, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं। इनको लेकर अब हरियाणा सरकार मिशन क्लीन चलाने की तैयारी में है कि ऐसे लोगों को नकेल डाली जा सके, ऐसे लोगों को रोका जा सके, ताकि जो समाज है उसमें शांति बनी रहे। देखा जाए तो हरियाणा के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। वो हड़ताल पे जाने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए वंदना जी, हर विभाग होता है, उस विभाग की कोई ना कोई मांगे रहती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, आश्वासन नहीं पूरे होते तो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग सड़कों के ऊपर आकर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं। इसी के चलते हरियाणा के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर बातचीत भी कर चुके हैं, हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। जब भी उनकी उच्च अधिकारियों के साथ मुलाकात होती है तो उनको केवल आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगें जल्द पूरी कर दी जाएंगी। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन उनका कहना है कर्मचारियों का कि हमारी मांगें वहीं की वहीं पर लटकी हुई हैं। तो इसके चलते अब जो कर्मचारी हैं, यूनियन है कर्मचारियों की, खासकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग की, उन्होंने ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है मीटिंग के बाद कि हम प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि अगर सारे कर्मचारी हड़ताल के ऊपर चले गए तो विभाग को कौन चलाएगा, और साथ ही लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहीं पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कट लगा है, कोई खराबी आई है तो लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी विभाग इन कर्मचारियों से कैसे बात करता है, कैसे इनकी मांगें पूरी की जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल नए मुद्दों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।